Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important chapter for the NEET and board examination. Chapter name is Organism and Population, और this chapter comes under the Ecology unit. So अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सकें। और आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। सो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे वेरियस बायोम विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में आज के लेक्चर में हम देखेंगे दिस इज़ द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, और अर्थ रोटेशन अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, जिसके कारण डे और नाइट होते हैं। और अर्थ रोटेट अराउंड द सन, और एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है अप्रोक्सीमेटली 365 डेज़ में, जिसके कारण एनुअल वेरिएशन आते हैं और डिफरेंट सीज़न क्रिएट होते हैं। जैसे हम देखें विंटर है, समर है, तो इस तरीके से स्प्रिंग है, वेरियस सीज़न क्रिएट होते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। सो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब भी हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, इकोलॉजी। सो इकोलॉजी क्या था, तो इकोलॉजी में हमने देखा था कोई ऑर्गेनिजम्स है, जब हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है इनके बीच की इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, दैट्स कम्स अंडर द इकोलॉजी। और इकोलॉजी में प्रेजेंट है वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जब हम इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन इनमें था, जैसे हम देखें ऑर्गेनिज्म, फिर हम देखें ऑर्गेनिजम्स के बाद दैट इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन के बाद हम बात करें दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, फिर हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बाद डिस्कशन करें तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे लैंडस्केप है, बायोम है, बायोस्फीयर है। सो इस तरीके से वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर। अब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में मेनली हम जिस इकोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो इकोलॉजी बेस्ड है किस पर, ऑर्गेनिजम्स की इकोलॉजी के बारे में डिस्कशन होगा। सो हम डिफाइन करेंगे इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। So देखिए यहाँ पर जब हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, इकोलॉजी का, और इकोलॉजी का हम डिस्कशन कर रहे हैं स्पेशली ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर। ऑर्गेनिज्मिक लेवल से कहने का मतलब है यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर जब हम इकोलॉजी का डिस्कशन करते हैं, सो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे स्पेशली किसको, ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी को। और इस फिजियोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है आखिर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को एनवायरनमेंट में एडप्ट कर लेगा। और जब हम उस ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी के थ्रू हमें हेल्प मिलती है इस बात को जानने में कि आखिर कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एडप्टेशन दर्शा रहा है। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में एडप्टेशन दर्शाता है, सो एडप्टेशन के बाद वो एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल हो गया, देन आफ्टर वो इजीली उसमें क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, और सरवाइव के साथ साथ इट विल परफॉर्म द रिप्रोडक्शन आल्सो। तो यहाँ पर हमने बताया कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द इकोलॉजी एज ए ऑर्गेनिज्मिक लेवल, सो ऑर्गेनिजम्स के लेवल पर जब हम इकोलॉजी का डिस्कशन करते हैं, सो स्पेशली हम इसमें देखते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जब हम उस ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो वेरियस ऑर्गेनिज्म है या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, दे आर स्पेशली अडेप्टेड इन द एनवायरनमेंट, और जब वो एनवायरनमेंट को अडेप्टेशन कर लेते हैं देन आफ्टर उसमें सर्वाइव कर सकते हैं और आसानी से रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसके कारण उन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम समझते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट में वी आर प्रेजेंट एट द अर्थ। सो जब हम जिस प्लानेट पर प्रेजेंट हैं, सो हमने यहाँ पर क्या कहा, द प्लानेट वेयर वी आर प्रेजेंट, दैट प्लानेट इज़ द
अर्थ। अब हम देखें द रोटेशन ऑफ अर्थ around sun and the tilt of its axis cause annual variation in the intensity and the duration of temperature। जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। सपोज दिस इज द सन और दिस इज द अर्थ, सो आप क्या देखेंगे, दिस अर्थ इज रोटेट अराउंड द सन। जो अर्थ है सन के चारों तरफ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। साथ में जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे क्या है, टिल्टेड भी है। सपोज यहाँ पर हमने कहा सपोज दिस इज द अर्थ, सो दिस इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, और अर्थ अपनी एक्सिस पर भी क्या होती है, रोटेट होती है। तो जब यहाँ पर हमने क्या कहा, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है, साथ में जो सन है उसके चारों तरफ एक रोटेशन कर रही है, तो उसी के कारण यहाँ पर एनुअल वेरिएशन होता है। और इस एनुअल वेरिएशन के कारण जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में भी चेंजेस होंगे, साथ में इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीजन। सो सपोज हमने यहाँ पर क्या कहा, दिस इज़ द अर्थ, और ये अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट करेगी और रोटेट होते हुए कहाँ जा रही है, सन के चारों तरफ। सपोज यहाँ पर क्या है, सन प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, रोटेट होती है, तो उस रोटेशन के कारण ही क्या होगा, सीजनल वेरिएशन होते हैं और डिफरेंट सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। लाइक जो डिफरेंट सीजन होंगे, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सो वेरियस सीजन्स यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ऐसे आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। सपोज यहाँ पर क्या है, ये सन प्रेजेंट है और दिस इज़ द अर्थ। अब अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस पर भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। साथ में ये रोटेशन जो है कंप्लीट करती है किसके, सन के चारों तरफ। और जब अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट होगी तो उसके कारण डिफरेंट सीजन्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे समर है, विंटर है, स्प्रिंग है और ऑटम सीजन्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि बेसिकली हम देखें जो अर्थ है, अर्थ रोटेट अराउंड द सन, और जिसके कारण एनुअल वेरिएशन होते हैं, और उन एनुअल वेरिएशंस के कारण डिफरेंट सीजन्स का फॉर्मेशन होगा, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स का। सो आप एनिमेशंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ द सन, सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दिस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ द अर्थ। अब यहाँ पर समर सीज़न आ गया, यहाँ अर्थ पहुँची, ऑटम आ गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग। सो इस तरीके से होल ईयर अर्थ रोटेट होती है, और लगभग ये रोटेशन कंप्लीटेड इनटू द 365 डेज में कंप्लीट होता है। सो इस तरीके से जब अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट होगी तो उसके कारण क्या रहेंगे, डिफरेंट सीजन्स बनेंगे, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। एक्सक्यूज मी। These variation together with annual variation in precipitation account for the formation of major biome such as desert, rainforest and tundra। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, जब अर्थ जो है रोटेट हो रही है सन के चारों तरफ, तो इसके कारण क्या क्रिएट हो रहा है, वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। अब हम जब इस वेरिएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो एनुअल वेरिएशन है, और स्पेशली एनुअल वेरिएशन हम किस में देख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन में। और प्रेसिपिटेशन में हमने स्पेशली इंक्लूड किया है किसको, रेन और स्नो फॉल को। तो याद रखना है, वेरिएशन जो हो रहा है वो वेरिएशन किस में हो रहा है, प्रेसिपिटेशन में। और प्रेसिपिटेशन मीन्स द ओवरऑल हम इसमें इंक्लूड करते हैं रेनफॉल को, और रेनफॉल के साथ साथ इसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको, स्नोफॉल को। इन दोनों को इंक्लूड करके हम क्या बताते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और इसी वेरिएशंस के कारण यहाँ पर फॉर्मेशन होगा मेजर बायोम्स का, और स्पेशली जो बायोम्स बनते हैं उन बायोम्स के एग्जाम्पल है डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा का फॉर्मेशन होगा। नाउ वी हैव टू फर्दर डिस्कस। एक्सक्यूज मी। एनसीईआरटी में एक फिगर दिया है, इस फिगर के थ्रू आप लोगों को समझना है
बायोम डिस्ट्रीब्यूशन with respect to the annual temperature and precipitation, annual temperature और precipitation. So already मैं explain कर चुका हूँ, precipitation include the rainfall and snowfall. इन दोनों को include करके हम क्या कहते हैं, precipitation कहते हैं. यहाँ पर दो एक्सेस है, this is the first axis and this is the second axis. यहाँ पर दो एक्सेस हैं. अब इस एक एक्सिस पर क्या दर्शाया हमने, टेम्परेचर इन सेल्सियस, जबकि दूसरी एक्सिस पर, सेकेंड एक्सिस पर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है, और ये प्रेसिपिटेशन किस में दर्शाया हमने, सेंटीमीटर में. प्रेसिपिटेशन में हमने यहाँ पर इंक्लूड किया किसको, रेन को और स्नोफॉल को. सो अब आप इसको समझेंगे. सो कई बार नीट में क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट ये फिगर या डायग्राम पेस्ट हो जाता है और उसमें मार्किंग करनी होती है. जैसे बेसिकली हम इसमें देखें किस तरह की मार्किंग से कहने का मतलब हुआ बेटा. देखिए यहाँ पर हम देखें, सपोज़ इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 एंड 6 मार्किंग है. अब इनके नाम आपको मार्क करना पड़ेगा यदि डायग्राम आ जाए. सो जैसे आप इसको ध्यान से समझेंगे तो पहले यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट आप देखें यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, -15 डिग्री. सो दिस इज़ द लो टेम्परेचर. और इस डायरेक्शन में जो हम जा रहे हैं फर्स्ट एक्सिस पर, तो कहाँ मूव कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर. सो यहाँ पर 15, -15 के बाद -10, -5, 0, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री, 20 डिग्री, और हमने यहाँ पर क्या कहा, 25 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली हम देखें मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पर जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, रेन और स्नोफॉल, सो इधर लो है, इस डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे लो टू हायर मूव कर रहे हैं. यहाँ भी हम मूव कर रहे हैं लो टू हायर. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 सेंटीमीटर में प्रेसिपिटेशन यहाँ पर दिया हुआ है. सो कई बार जैसे सपोज़ यहाँ पर डिज़र्ट का नाम नहीं होता, यहाँ पर लिखा होता है ए, यहाँ पर सपोज़ लिखा होता है बी, वहाँ की सब मार्किंग होती, और क्वेश्चन में दे देते, क्वेश्चन में दिया होगा कि मार्क द ए एंड बी इन द गिवन बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो आपको करेक्ट क्या सिलेक्ट करना है, डिज़र्ट एंड ग्रासलैंड. एक और बात आप लोगों को याद रखना है, देखिए यहाँ पर यदि हम देखें सबसे जो कि लो प्रेसिपिटेशन कौन से बायोम में है. सो यहाँ हम क्या बात करें, लो प्रेसिपिटेशन. और लो प्रेसिपिटेशन के साथ हम देखें जिसमें टेम्परेचर जो है वो क्या है, हाई टेम्परेचर है. आखिर कौन से बायोम में लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई टेम्परेचर है. सो यहाँ पर हम देखें लो प्रेसिपिटेशन वाला बायोम, एक तो आर्कटिक भी है लेकिन उसमें प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रहा है, और प्रेसिपिटेशन लगभग कितना जा रहा है, 110, 120 के लगभग यहाँ पर प्रेसिपिटेशन पहुँच रहा है. लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो है. हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेसिपिटेशन बायोम. सो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर टेम्परेचर हायर किस में है, डेजर्ट एरिया में. दिस इज कॉल्ड द डेजर्ट. तो हम इसमें देखें ये पूरा एरिया क्या है, डेजर्ट. सो लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई टेम्परेचर इज प्रेजेंट इन द डेजर्ट. कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये डेजर्ट में प्रेजेंट रहेगा. सेकेंड थिंग्स, यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच बायोम्स हैव द लो टेम्परेचर, कौन से बायोम का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है. सो बिल्कुल लो टेम्परेचर मीन्स द माइनस में टेम्परेचर. तो यहाँ आप देखेंगे -10 डिग्री है, और यहाँ टेम्परेचर लगभग कितना पहुँच रहा है, लगभग 1-2 डिग्री तक ही पहुँच रहा है. तो लो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन लगभग कितना है यहाँ पर, तो प्रेसिपिटेशन लगभग 120-130 तक पहुँचेगा. तो यहाँ पर लो टेम्परेचर स्पेशली प्रेजेंट इन द आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा. तो यहाँ हमने कहा आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, इन दोनों में हमने यहाँ पर क्या कहा, आर्टिक आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, जिसमें स्पेशली क्या प्रेजेंट है, लो टेम्परेचर प्रेजेंट है. फिर हम यहाँ पर समझें नेक्स्ट को, जहाँ
हम देखेंगे सेकंड जो आ जाएगा दैट इज कॉल्ड द ग्रासलैंड। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड में लगभग टेम्परेचर कहाँ 0 से ऊपर रहेगा और टेम्परेचर कहाँ पहुँच रहा है 25 तक। और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हम देखें लगभग 50 to 100 के बीच में प्रेसिपिटेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करें जहाँ रेनफॉल हाईएस्ट रहेगा। तो हमेशा याद रखें रेनफॉल हाईएस्ट कहाँ रहेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, यदि क्वेश्चन आ जाए हाई रेनफॉल या फिर कहें हाई प्रेसिपिटेशन प्रेजेंट इन तो हाई प्रेसिपिटेशन प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पेशली प्रेजेंट होता है क्या, हाई प्रेसिपिटेशन प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच पजेस द हाई रेनफॉल। और हाई रेनफॉल भी है, साथ में टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या है, मीडियम टेम्परेचर है, 20 to 25 के बीच टेम्परेचर प्रेजेंट है। तो ये क्लियर हुआ। फिर देखें आप लोग टेम्परेट जोन। सो दिस इज कॉल्ड द टेम्परेट एरिया। तो ये एरिया कौन सा कहलाएगा, टेम्परेट एरिया रहेगा। और इस टेम्परेट एरिया में लगभग आप देखोगे टेम्परेचर 10 डिग्री के लगभग है और 10 से लगभग कहाँ जाएगा 22 के लगभग टेम्परेचर यहाँ पर पहुँचेगा। फिर देन आफ्टर आप देखोगे नेक्स्ट बायोम, दिस इज कॉल्ड द कोनीफर्स। जो आपको कैसा दिख जाए, कोन शेप स्ट्रक्चर दिख जाए, और दैट कोन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कोनीफर्स। और कोनीफर्स में स्पेशली प्रेजेंट होते हैं पाइन्स वगैरह, पाइनस ट्री भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द कोनीफर्स। तो इस तरीके से आप लोग बायोम डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। तो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली आपको याद रखना है कि ऐसा बायोम जिसमें लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई टेम्परेचर है, सो आंसर विल बी द डेजर्ट। जहाँ पर लो टेम्परेचर है दैट आंसर विल बी द आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। और जबकि हम बात करते हैं कि जहाँ पर हाई रेनफॉल है दैट एरिया इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आप चाहें तो देखिए ये इसको नहीं भूलेंगे आप लोग, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, क्योंकि ये सबसे नीचे है। नीचे मतलब लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर कहाँ रहेगा, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा पर। और डिज़र्ट के भी भूलने के चांसेस कम है, क्योंकि डिज़र्ट से ही क्लियर हो जाता है कि डिज़र्ट में स्पेशली टेम्परेचर हायर रहेगा और लो प्रेसिपिटेशन रहेगा। फिर भी आप इनको डिज़र्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल को ऐसे याद रख सकते हैं, DGTT, D फॉर डिज़र्ट, G फॉर ग्रासलैंड, T फॉर टेम्परेट और देन आफ्टर ट्रॉपिकल। तो ये आपको सीक्वेंस से याद हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, DGTT। D मतलब सबसे पहले डिज़र्ट, सेकेंड ग्रासलैंड, फिर टेम्परेट, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जबकि जो कोन शेप स्ट्रक्चर दिख जाए दैट इज कॉल्ड द कोनीफेरस फॉरेस्ट। और जबकि आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं जहाँ पर लो टेम्परेचर रहेगा। तो इस तरीके से आप बायोम डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से याद रख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नाउ वी हैव टू डिस्कस regional and local variation within each biome lead to the formation of wide variety of habitat। जब भी हम देखें एक बायोम के अंदर रीजनल एंड लोकल वेरिएशन होंगे और इन रीजनल और लोकल वेरिएशन के कारण ही वेराइटी ऑफ हैबिटेट का फॉर्मेशन होगा। सो हमने यहाँ पर क्या कहा कि एक बायोम के अंदर रीजनल एंड लोकल वेरिएशन हो रहा है और रीजनल और लोकल वेरिएशन के कारण वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन उठता है जो लाइफ है या फिर हम डिस्कशन करें ऑर्गेनिजम्स के, क्या लाइफ या फिर ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल हैबिटेट में ही प्रेजेंट होते हैं? तो हमने यहाँ पर कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ नॉट ओनली प्रेजेंट इन द फेवरेबल हैबिटेट बट आल्सो इन द एक्सट्रीम हैबिटेट। दोनों ही हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या बताया, लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली प्रेजेंट इन द फेवरेबल हैबिटेट बट आल्सो प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम हैबिटेट या हार्श हैबिटेट आल्सो। सो जब हम इस बात को समझते हैं तो लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन ए फ्यू
favorable habitat, but even in extreme and harsh habitat, स्क्रोचिंग राजस्थान डेजर्ट, मतलब कि ऐसे डेजर्ट जहाँ पर हाई टेम्परेचर है उसमें भी लाइफ पॉसिबल है। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, ऐसे मेघालय के फॉरेस्ट जहाँ कंटिन्यूसली रेनिंग हो रही है वहाँ भी लाइफ पॉसिबल है। डीप ओशियन ट्रेंचेस, जहाँ हमें लगता है कि लाइट भी पेनिट्रेट होकर नहीं पहुँच रही है, ऐसे डीप ओशियंस में भी लाइफ पॉसिबल है जहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हायर है। टोरेंशियल स्ट्रीम, टोरेंशियल स्ट्रीम से कहने का मतलब हुआ जो पावरफुल बहुत तेज़ी से बहते हुए झरने हैं उनमें भी बहते हुए पानी में भी लाइफ क्या है, प्रेजेंट है। फिर हम देखें परमाफ्रोस्ट पोलर रीजन, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ही लो टेम्परेचर है जो कि कंप्लीटली स्नो से लेडन है, ढके हुए बर्फ़ से ढके हुए, उन एरियाज़ में भी लाइफ पॉसिबल है। और हाई माउंटेन टॉप्स, इन पर भी लाइफ पॉसिबल है। थर्मल स्प्रिंग में लाइफ पॉसिबल है। थर्मल स्प्रिंग मीन्स द जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर मीन्स जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी है, उन पर भी लाइफ क्या है, पॉसिबल है। और स्पेशली ये बात मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आर्की बैक्टीरिया थर्मल स्प्रिंग में या हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी ये डैमेज नहीं होते। सो ऐसे हैबिटेट में स्पेशली प्रेजेंट है आर्की बैक्टीरिया। सो डिफरेंट हैबिटेट में भी जहाँ पर हमें लगता है लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है, उन हैबिटेट में भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। इवन वी डिस्कस, और हम देखें स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, जो बदबूदार जहाँ पर गड़े सले पदार्थ पड़े हुए हैं, उन स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स में भी लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बींग्स, यदि हम ह्यूमन्स बींग्स की बात करें, इवन आर इंटेस्टाइन इज़ द यूनिक हैबिटेट ऑफ 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। और जब हम ह्यूमन के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन है, इन इंटेस्टाइन में स्पेशली प्रेजेंट है नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। तो यहाँ हमने लिखा क्या प्रेजेंट है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। और इन नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा में 1000 ऑफ माइक्रोफ्लोरा ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमन हम यहाँ पर देखें दैट इज़ कॉल्ड द ई कोलाई, जो कि नॉर्मली इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है किसका, इंटेस्टाइन का। सो अभी तक हमने क्या देखा, हम एक बायोम की बात करें तो इस बायोम में रीजनल एंड लोकल वेरिएशन होगा, जिसके कारण यहाँ पर वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट का फॉर्मेशन होगा। लाइफ सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल हैबिटेट में पॉसिबल नहीं है, जबकि ऐसे हैबिटेट जो कि एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन है, हार्श हैबिटेट है, वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल होती है। जहाँ हम सोचते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर है, यहाँ लाइफ नहीं होगी, लेकिन उन एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी क्या है, लाइफ पॉसिबल है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी स्पेशली माइक्रोब्स प्रेजेंट है। नाउ आई हैव टेकन दिस डायग्राम फ्रॉम द NCERT फिगर मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। सो देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का डायग्राम है, फिर हमने कहा डेसिडुअस फॉरेस्ट का डायग्राम है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द डेजर्ट एंड सी कोस्ट। NCERT से लिया गया क्योंकि आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हैबिटेट्स। तो देखिए जब भी हम हैबिटेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, अब हैबिटेट सिर्फ और सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट से ही नहीं बना हुआ है, तो स्पेशली दिस इज कंपोज्ड ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, हैबिटेट स्पेशली कंपोज्ड ऑफ द abiotic and biotic component. So when we discuss about the abiotic component or abiotic environment, include 3 category of the factor. abiotic components में हम स्पेशली 3 फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर, सेकेंड एडेफिक फैक्टर, थर्ड टोपोग्राफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स
इसमें हम स्पेशली इंक्लूड करते हैं किसको, टेम्परेचर को। तो यहाँ हमने कहा क्लाइमेटिक फैक्टर इंक्लूड द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद लाइट, लाइट के बाद हम देखें इसमें इंक्लूड करते हैं हम किसको, वाटर को, एंड वाटर के अलावा हम देखें दिस इंक्लूड्स द विंड्स। सो यहाँ हमने कहा क्लाइमेटिक फैक्टर में इंक्लूड करते हैं टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड विंड्स, जबकि एडेफिक फैक्टर मीन्स द फैक्टर रिलेटेड टू सोइल, इसमें हम स्पेशली इंक्लूड करते हैं किसको, सोइल को। दिस इज कॉल्ड द एडेफिक फैक्टर। वेयर एज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टोपोग्राफिक फैक्टर, सो टोपोग्राफिक फैक्टर में हम इंक्लूड करते हैं जो अर्थ सरफेस है, इसके स्लोप को, इसके एल्टीट्यूड को, साथ में हम यहाँ पर देखें सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम इंक्लूड करते हैं कि इसमें टोपोग्राफिक फैक्टर में। सो इस तरीके से जो हैबिटेट है, हैबिटेट मिलकर बना हुआ है एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स है। एबायोटिक में मोस्ट कॉमनली क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकते हैं, एडेफिक फैक्टर हो सकते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर होते हैं। जब भी हम बात करते हैं जो की कंपोनेंट्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर, जो एबायोटिक फैक्टर है इसमें हम मेन की कंपोनेंट्स देखें, तो की कंपोनेंट्स जो रहेंगे, या फिर हम यहाँ पर कहें कि मेन एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। मेन एबायोटिक फैक्टर में जैसे हम देखते हैं टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अलावा हम देखें लाइट, लाइट के बाद हम इंक्लूड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द वाटर, एंड वाटर के बाद हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर सोइल। एबायोटिक फैक्टर में इन चार को मेनली हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, सो देखिए ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि हैबिटेट में हम स्पेशली दो कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। सो हैबिटेट द फिजिको एंड केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट alone don't characterize the habitat of an organism completely. The habitat include biotic components also, like as the pathogen, parasites, predators and competitor of the organism with which they interact constantly. So यहाँ पर हमने कहा जब हम हैबिटेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो हैबिटेट में स्पेशली हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं किसको, ए बायोटिक कंपोनेंट्स को तो इंक्लूड करते ही हैं, ए बायोटिक के साथ साथ वी हैव टू इंक्लूड द बायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो। सो अब ए बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ए बायोटिक में डिफरेंट रहेंगे, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए, एडेफिक फैक्टर हो गए, टोपोग्राफिक फैक्टर हो गए, जिसमें हमने कहा लाइट है, टेम्परेचर है, विंड्स है, वाटर है, सोइल है। जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि हैबिटेट्स का पार्ट्स बनाते हैं, इनमें हम इंक्लूड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, दे मे बी द पैथोजन। अब पैथोजन जैसे हम देखें, दे मे बी द बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। साथ में हम देखें पैथोजन्स के अलावा दे मे बी द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करते हैं। दे मे बी द प्रेडेटर्स। अब प्रेडेटर्स मीन्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं। साथ में हम इसमें इंक्लूड करते हैं कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ हमने क्या कहा, कॉम्पिटिटर्स। सो डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कशन किया हैबिटेट। अब हैबिटेट के बाद नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द निश, इकोलॉजिकल निश। एक्सक्यूज मी। देखिए जब हम इकोलॉजिकल निश के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो जो इकोलॉजिकल निश है दिस इज़ द पार्ट ऑफ द हैबिटेट। याद रखना, निश इज़ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हैबिटेट। और इकोलॉजिकल निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द range of condition that it can tolerate, the resources it utilizes and its functional role in ecological system. Each species has a distinct niche and no two species are believed to occupy exactly the same niche. तो देखिए
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, निस के बारे में। जब भी हम निस के बारे में डिस्कशन करते हैं, निस इज़ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हैबिटेट। सो हमने यहाँ पर क्या कहा, निस क्या है, तो निस इज़ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हैबिटेट। जो हैबिटेट है, हैबिटेट्स का ही पार्ट है, और इस निस में स्पेशली प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक स्पीसीज़। इस निस में क्या प्रेजेंट होती है, एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ प्रेजेंट होती है। और जब भी हम यहाँ पर बात करें सेम निस की, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, जब भी हम देखेंगे यहाँ पर सेम निस प्रेजेंट है, बट इन द सेम निस नो टू स्पीसीज़ ऑक्यूपाई एग्जैक्टली। यहाँ पर हमने कहा कभी भी टू स्पीसीज़ उस सेम निस में प्रेजेंट नहीं हो सकती है। तो निस इज़ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हैबिटेट। सो इस तरीके से हमने अभी तक डिस्कशन किया। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।